नमस्कार साथियों, मैं अजय शास्त्री लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वर्ण विचार एक प्रकरण शुरू किया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, उनके प्रयत्न के आधार पर पढ़ लिया था और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, व्यंजन का भी हमने वर्गीकरण कर लिया था और व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भाग हमने कर लिए थे भी कितने भेद होते हैं। उसी कड़ी में आगे हम जो बचा हुआ भाग है उसको भी आज पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए हमारे YouTube चैनल लक्ष्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा था, प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ रहे थे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का हम वर्गीकरण कर रहे थे, व्यंजन का वर्गीकरण। तो उसी कड़ी में आगे क्या है, वर्गीकरण में प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आगे जाकर के तीन भाग बनते हैं। कौन कौन से हमने कर लिए हैं, स्पर्श व्यंजन कर लिया हमने, स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा हमने कर लिया था अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा भाग बनता है ऊष्म व्यंजन। ये हमारा हो गया था अभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, और अंतस्थ कौन से और ऊष्म कौन से। आगे जो कड़ी बनती है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो पहले बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। पहला कौन सा हो गया, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा होता है, महाप्राण। ये किसके आधार पर हो गए, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। उसी में अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भाग बनते हैं, तीन भाग बनते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। उसके बाद बाह्य प्रयत्न की बात की जाती है तो बाह्य प्रयत्न में कितने प्रकार का हो गया है, दो प्रकार का। पहला हमारा कौन सा है, अल्प प्राण, और दूसरा हमारा कौन सा है, महाप्राण। अब ये जो अल्प प्राण और महाप्राण की बात की गई है, इसमें क्या चीज आती है भी। सबसे पहले तो क्या है, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब क्या होता है, कम। कम का मतलब क्या होता है, जो प्राणवायु होती है। प्राणवायु का मतलब जो हमारी श्वास होती है, हवा होती है, वो कम मात्रा में निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और महा का मतलब क्या हो गया है, ज्यादा। अर्थात कुछ हम जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है, हमारी जो श्वास वायु है, वो क्या निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है। तो वो दोनों अल्प और महाप्राण बनते हैं। पहले क्या होता है, जैसे हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं और वो क्या है, मुख द्वार से हम बाहर निकालते हैं। किसी व्यंजन के उच्चारण में हमारी प्राणवायु क्या है, कम मात्रा में प्रयोग होती है, और कईयों में क्या होती है, अधिक मात्रा में प्रयोग होती है। तो उसी आधार पर इन प्रयत्नों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले अल्प का मतलब हो गया कम। कम में क्या आ जाता है भी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं भी, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु के साथ हम लिख सकते हैं श्वास वायु या हवा, कम मात्रा में बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा
भी उच्चारण जब करते हैं तो हमारे फेफड़ों से उठने वाली हवा क्या है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। अब अल्प प्राण का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले तो जो सारे के सारे स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। पहली चीज क्या, उदाहरण में क्या आ जाएगी, सभी स्वर, सारे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब क्या आ जाता है 135, हम यहां पर एक डिजिट लिख रहे हैं 135। अब इसका मतलब क्या होता है, 135 का मतलब भी जो हम कै वर्ग, ख वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या हो गया, कै वर्ग का भी पहला तीसरा पांचवा, चै वर्ग का भी पहला तीसरा पांचवा, टै वर्ग का भी पहला तीसरा पांचवा, उसी प्रकार तै और वर्ग का भी पहला वर्ण। जैसे हम यहां पे लिख लें, पहला वर्ण क्या होता है, कै, गै और ञ, ये हमारे हो गए कै वर्ग के। उसी प्रकार चै के भी आ जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं क, बोलते हैं क, कै बोला तो उसमें हवा कम निकली, उसी प्रकार हम बोलते हैं ख, 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 ख बोलते हैं तो उसमें क्या होती है, हवा अधिक मात्रा में निकलती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण। और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद आ जाती है अनुस्वार। अनुस्वार भी क्या कहलाती है, अल्प प्राण कहलाती है। और उसके बाद जो बचते हैं हमारे कौन कौन से अल्प प्राण में आ जाते हैं, य, र, ल, व, ये भी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके बाद हमारे दो ताड़न जात या उत्क्षिप्त होते हैं, उनमें आते हैं दो वर्ण आते हैं, एक तो ये आता है और एक ये आता है। इनमें से कौन सा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है, उसके ऊपर बात हो जाए। तो ये हमारे हो गए स्वर सारे, पहला तीसरा हो गया सारे, और अनुस्वार हो गई, य, र, ल, व भी क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए हैं। और उसी प्रकार इन दोनों में से जो पहला होता है ये वाला, ये भी क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे प्राणवायु क्या होती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो ये हो गए 12 प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण की परिभाषा। और कौन कौन से वर्ण होते हैं, सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 135 लिखा गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और उसके बाद जो आ जाती है अनुस्वार आ जाती है, और उसके बाद य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं। और जो ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं उनमें से जो ड होता है वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। इसके बाद बात आ जाती है महाप्राण की, बात आ जाती है। तो महाप्राण में कौन कौन से आ जाते हैं, महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण में उसकी परिभाषा क्या होगी और उसके आगे जा करके कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात की जाए महाप्राण की। दूसरा हमारा पाठ क्या बनता है, महाप्राण, महाप्राण। अब महा का मतलब क्या हो जाता है, अधिक। वे वर्ण जिनमें हमारी जो प्राणवायु है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं। क्या कहेंगे, लिखेंगे, जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं भी। अब महाप्राण में हमने वहां पे 135 लिखा था, सबसे पहले हम यहां पे लिख देंगे 24, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। पहला और तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का महाप्राण कहलाता है। और उसके बाद हमने यहां पे विसर्ग की बात की है, ये है विसर्ग। विसर्ग भी क्या होती है, महाप्राण होती है। उसके बाद श, है, ये भी क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। और ये ढ भी क्या कहलाता है,
महाप्राण कहलाता है। इस प्रकार जिनके उच्चारण में हमारी प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है वो महाप्राण कहलाएंगे। और 24 लिखते हैं उसको, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। और उसके बाद विसर्ग भी क्या होती है, महाप्राण कहलाती है। श श स है, ये भी क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार हमने प्रयत्न पढ़ा। प्रयत्न दो प्रकार का हो गया है, पहला अभ्यंतर हो गया है, अभ्यंतर के बाद बाह्य, बाह्य के आगे जो भाग बनते हैं वो कितने हो जाते हैं, दो बनते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण के बाद आगे बात की जाती है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक घोष, सघोष या अघोष भी आता है। तो वो किसके आधार पर होता है, कंपन के आधार पर होता है, स्वर तंत्री के आधार पर होता है। हमारे गले में कुछ वोकल कॉल्स होती हैं, वोकल कॉल्स का मतलब स्वर तंत्रिकाएं होती हैं। उनमें क्या, जब हम किसी स्वर का या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें झंकार पैदा होती है, कंपन पैदा होता है, जिसमें हम क्या एक शब्द का प्रयोग करते हैं, झंकृति पैदा होती है, कंपन पैदा होता है, गूंज पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, किसके आधार पर होते हैं, स्वर तंत्री के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर तंत्री के आधार पर या कंपन के आधार पर। क्या नाम देंगे हम, स्वर तंत्री। वोकल कॉल्स होती हैं गले में हमारे, उनमें क्या होती है, उच्चारण में झंकर पैदा होती है। एक हमारे जो अली जीवा लटकी हुई है उसमें भी क्या होती है, कंपन पैदा होता है। उसी के आधार पर हम इनका नाम लिखते हैं। ये किसके आधार पर बांटते हैं हम, स्वर तंत्री। क्या लिखेंगे इसको, स्वर तंत्री या कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। दो भेद किसके आधार पर हैं, स्वर तंत्री के आधार पर हैं या फिर कंपन के आधार पर हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, सघोष, या इसको हम घोष भी लिखते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, अघोष। स का मतलब क्या हो गया, साथ, और ए का मतलब क्या हो गया, नहीं। स का मतलब हो गया साथ, और घोष का मतलब क्या होता है, कंपन भी होता है, गूंज भी होता है, आवाज भी होता है। ये सारे के सारे किसके अर्थ हो गए, घोष के अर्थ हो गए। घोष का अर्थ क्या हो गया है, कंपन भी हो गया है, घोष का अर्थ गूंज भी हो गया है, घोष का अर्थ आवाज भी हो गया है। और घोष का अर्थ एक शब्द लिखेंगे भी, जिनके उच्चारण में झंकृति पैदा होती है उसे हम घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में पैदा नहीं होती या कम पैदा होती है उसे हम अघोष कहते हैं। अब वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं या वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होते हैं, झंकृत पैदा होती है, आवाज पैदा होती है, गूंज पैदा होती है, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। किसके आधार पर हमने लिखा, स्वर तंत्री के आधार पर या कंपन के आधार पर। व्यंजन कितने प्रकार के हो गए हैं या वर्ण कितने प्रकार के हो गए हैं, दो प्रकार के हो गए हैं। पहला हमारा कौन सा हो गया है, घोष वर्ण हो गया है, और दूसरा हमारा क्या हो गया है, अघोष वर्ण हो गया है। तो घोष का मतलब हमने अर्थ समझ लिया है, घोष के क्या अर्थ होते हैं, तो क्या लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति पैदा होती है, झंकृति पैदा होती है, उसे सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। अब झंकृति का अर्थ कितने अर्थों में ले सकते हैं हम, कंपन के अर्थ में भी ले सकते हैं, गूंज के अर्थ में भी ले सकते हैं, और आवाज के अर्थ में भी ले सकते हैं। या दूसरे तरीके में हम इसका परिभाषा लिखने चाहें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन पैदा होती है, गूंज पैदा होती है, आवाज पैदा होती है, उसे हम कौन से वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो मेन शब्द यहां पर एक आया, झंकृति पैदा होने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं, जब व्यंजन कौन से कहलाते हैं, वो सघोष कहलाते हैं। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आवाज पैदा होती है। हमारी जो वोकल कॉल्स होती हैं गले के बीच में होती हैं, उनमें कंपन पैदा होती है। जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, ए, आ, ई, ऊ, गूंज पैदा हो रही है, कंपन पैदा हो रहा है। हमारी जो बीच में जो वोकल कॉल्स हैं और बीच में जो हमारे एक अली जीवा लटक रही है,
काकल्य बोलते हैं, वो क्या हो रही है, कंपन पैदा कर रही है, और उसी में क्या आ जाता है, सारे के सारे घोष में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे 345, 3, 4 और 5, यहां पे लिख देंगे प्रत्येक वर्ग का। अब उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं, घोष होते हैं। जब हम एक बोलते हैं कै में बोल दिया, सीधी आवाज निकल गई, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ग, घ, तो उसमें क्या है, कंपन पैदा हो रही है, जंकृति पैदा हो रही है। तो उसी के आधार पर इनको क्या बोला जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है। क्या लिखें, जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज पैदा होती है, गूंज पैदा होती है या जंकृति पैदा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके साथ आ जाते हैं सारे के सारे स्वर, ये भी कौन से कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, है, ये भी क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, घोष वर्ण में ही आ जाते हैं। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा होता है, ए मैंने नहीं, घोष मैंने आवाज, गूंज, कंपन, जंकृति नहीं पैदा होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जंकृति कम पैदा होती है या नहीं पैदा होती, दोनों ही बातें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। यह हमारा हो गया अघोष की परिभाषा हो गई है भी, जिनके उच्चारण में गूंज, कंपन, आवाज पैदा नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। यहां पे हमने लिखा है 345, तीसरा, चौथा और पांचवा, और यह रलव भी आ गए हैं, और उसके साथ सारे स्वर आ गए हैं, और उसके बाद उक्षिप्त या ताड़न जात जो हमारे वर्ण हैं वो भी आ गए हैं। तो उनको हम घोष के अंतर्गत ले आए हैं, और इसके बाद हमारा जो आ जाता है अघोष में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला और दूसरा, किसका, प्रत्येक वर्ग का, किसका, प्रत्येक वर्ग का, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। उसके बाद श, स, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने स्वर तंत्री के आधार पर पढ़ा भी कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, घोष होता है, सघोष होता है, और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, यह, र, ल, व, सारे स्वर और उक्षिप्त जो हमारे होते हैं वो भी इसमें आ गए हैं। अघोष में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जंकृति कम पैदा होती है या पैदा नहीं होती है, उसे हम अघोष बोलते हैं। उसमें कितना आ जाएगा, 12, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उसके साथ क्या आते हैं, श, स और स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। यहां तक करने के बाद हमारा आगे आ जाते हैं कुछ, प्रत्येक परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो आपके क्या हैं, उसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की गलती न हो। अब कुछ बिंदु हैं, उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। जैसे हमने बात की थी भी, पहला बिंदु हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम कितने पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में बात की जाए भी स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, स्पर्श व्यंजनों में हमारे 16 ही होते हैं। 25 में से क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें से जो प्रत्येक वो निकल जाता है, क्या निकल जाता है, एक तो यहां पे देखो पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं, ये, न और मैं, ये जो हमारे हैं
नासिका कहलाते हैं, नासिका से उच्चारित होने वाले कहलाते हैं। 5 तो ये निकल जाते हैं। एक इसमें एक आता है च वर्ग आता है, च वर्ग में भी च, छ, ज और झ, 4 ये निकल गए। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 25 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 16 बचते हैं। अब आप देख लेना कौन कौन से स्पर्श व्यंजन, क्योंकि वो संस्कृत आधारित व्याकरण के आधार पर वो स्पर्श व्यंजन ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वास्तविक रूप में बात करते हैं भी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। वो किस प्रकार मैंने बता दिया, पंचम अक्षर निकल जाएंगे 5 और च वर्ग निकल जाएगा पूरे का पूरा, तो वो कितने निकल गए? 9 निकलने के बाद कितने बचते हैं हमारे वास्तविक रूप में? 16 बचते हैं। ये हमारे हो गए हैं 16 स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। इसके बाद आगे का आता है भी स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी करते हैं और संघर्षी भी करते हैं। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं? च वर्ग को क्या बोलते हैं? च वर्ग, ये स्पर्श संघर्षी कहलाता है। च, छ, ज और झ, ये हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी कहलाता है। इसके बाद आगे आता है लुंठित, लुंठित वर्ण। लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का मतलब होता है लुढ़कता, लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ। लुंठित का अर्थ क्या हो गया है? लुढ़कता हुआ। कौन सा वर्ण होता है? र। कौन सा होता है? र। ये हमारा कौन सा कहलाता है? लुंठित कहलाता है। क्यों कहलाता है? जब हम क्या करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, र, तो हमारी जीभ क्या करती है? लुढ़कती सी प्रतीत होती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। अब इसी के साथ हम बात करें, एक तो ड और ढ, र बोलते हैं, ड बोलते हैं, ढ बोलते हैं। तो ये भी क्या है? क्योंकि ये जो नेट की परीक्षा हुई थी तो उसमें ड और ढ, ये दोनों को डने किसमें कहे गए हैं? क्योंकि जिस प्रकार हम र का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार ड का करते हैं और ढ का करते हैं। इनका उच्चारण करते हैं तो इनको भी किस में माना गया है? लुंठित में ही माना गया। लेकिन वास्तविक रूप में हम इसको क्या बोलते हैं? ताड़नजात भी कहते हैं, और साथ ही इसको किस नाम से पुकारते हैं हम? उत्क्षिप्त। ये नाम इनका है। ताड़नजात भी कहा जाता है और उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। लेकिन जो नेट की हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें र वर्ण के साथ साथ लुंठित वर्णों में शामिल किए गए कौन कौन से हैं? ड के नीचे बिंदी है जो, और ढ के नीचे जो बिंदी है, इन दोनों को भी किस में माना जाता है? लुंठित में माना जाता है। पहले क्या था? सिर्फ र वर्ण को ही क्या माना जाता था? लुंठित माना जाता था। जब हम र का उच्चारण करते हैं, ढ का उच्चारण करते हैं और ढ का उच्चारण करते हैं तो इसमें भी हमारी जीभ क्या होती है? लुढ़कती सी प्रतीत होती है। क्योंकि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ लुढ़कती सी लगे या अलग सी होती, लुढ़कती प्रतीत होती, उसे हम क्या बोलते हैं? लुंठित। अब र के साथ साथ लुंठित वर्णों में कौन कौन से शामिल हो गए हैं? ड और ढ भी शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन वास्तविक रूप में ताड़नजात और ये उत्क्षेपित भी कहलाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अगले बात की जाए परकंपित। परकंपित वर्ण, कंपन का मतलब क्या होता है? कांपना, कांपना। अब उसमें भी कौन सा वर्ण आ जाता है? र वर्ण ही हमारा क्या कहलाता है? परकंपित कहलाता है। क्योंकि जब हम र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में क्या होता है? कंपन होता है, कांपती है हमारी जीभ। लुंठित का मतलब भी र और ढ, ये दोनों भी लुंठित कहलाते हैं। और परकंपित वर्ण में भी कौन सा आता है? र वर्ण ही आता है। ध्यान देने वाली बात क्या है? पहले लुंठित वर्ण में सिर्फ र ही आता था, लेकिन अब जो हाल ही में नेट की परीक्षा हुई थी उसमें इन दोनों को भी लुंठित वर्ण में शामिल किया गया है। तो आगे से इस बात का आपने ध्यान रखना है। और परकंपित वर्ण का मतलब कांपना। जब हम र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। र, कंपन के आधार पर भी ये क्या हो गया? र वर्ण हो गया। आगे आता है हमारा एक पार्श्विक। कौन सा आता है? पार्श्विक वर्ण। अब पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब क्या होता है? यहां पे लिख देते हैं।
पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल से, बगल से, बगल से। अब देखो पार्श्व का मतलब हमने क्या लिखा है? बगल से। कौन सा वर्ण होता है? लय। लय वर्ण को क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब आप लय का उच्चारण करते हैं तो लय का उच्चारण करने में आप देखेंगे कि आपकी जीभ के दोनों साइडों से या बगल से हवा निकलती हुई प्रतीत होती है। आप बोलोगे लय लय, तो लय में एक साइड से तो आपको क्या है? बगल से क्या है? ज्यादा हवा निकलती महसूस होती है, और दूसरी साइड से क्या होती है? कम हवा निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं? पार्श्व का मतलब ही क्या होता है? बगल से, साइड से, या दोनों छोरों से, किनारों से। ये भी हो सकता है। जब आप लय बोल के देखोगे तो हल्का सा महसूस करके देखो, लय लय बोलते हैं तो दोनों बगल की साइड से क्या निकलती है? हवा निकलती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आता है अर्ध स्वर की बात की जाए। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन से कहलाते हैं? एक तो कहलाता है यह और दूसरा वह। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यह, आप जब संधि करेंगे, संधि करेंगे वहां पर यण संधि में ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो जाकर के यह बनता है, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है। तो जब हम बात करेंगे, क्योंकि ई के बाद और ई और ऊ क्या है? स्वर हैं। ई और ऊ क्या हैं? स्वर हैं। इसलिए जब हम यह का उच्चारण करते हैं, यह और वह, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके बाद इनको एक और बार नाम दिया जाता है। अर्ध स्वर के साथ साथ इनको यह और वह को क्या नाम दिया जाता है? संघर्षहीन, संघर्षहीन सप्रवाह। संघर्षहीन सप्रवाह वर्ण कौन से हैं? अर्थात इनके उच्चारण में क्या है? कोई अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, बिना संघर्ष के ही, जैसे हम बोलते हैं यह वह, तो ये कौन से हो गए हैं? यह वह। अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? जब हम संधि करेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, कौन सी संधि? यण संधि पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे क्या बनता है? ई या ई के बाद कोई आता है तो यह बनता है। ऊ या ऊ के बाद कोई आता है भिन्न तो क्या बनता है? वह बनता है। अब ये क्या है? स्वर हैं। इसी आधार पर इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अर्ध स्वर के साथ साथ इनको क्या बोला जाता है? संघर्षहीन सप्रवाह। इनके उच्चारण में कोई अतिरिक्त संघर्ष नहीं करना पड़ता, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन प्रवाह कहलाते हैं। आगे बात की जाती है, आगे हम बात करें, अर्ध स्वर की बात हो गई है, संघर्षहीन की बात हो गई है, यह और वह हो गए हैं हमारे। मिश्र, मिश्रित स्वर और मिश्रित वर्ण। मिश्रित वर्ण की बात की जाए तो मिश्रित वर्ण कौन सा होता है? मिश्रित वर्ण सिर्फ श्रेय को ही माना गया है। ये हमारा कौन सा हो गया है? मिश्रित स्वर हो गया है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनमें से लगातार प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो 16 होते हैं। वैसे हम 25 संस्कृत आधारित व्याकरण की बात करते हैं तो 25 पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से मैंने बता दिया कि किस प्रकार ये 16 होते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी होते हैं और संघर्ष भी करते हैं। च वर्ग में ये हमारा स्पर्शी हो गया। और उसके बाद लुंठित, लुढ़कता हुआ, उसमें ये 2 अतिरिक्त शामिल किए गए हैं। इनका भी आपने ध्यान रखना है। र और डैड है। प्रकंपित र, पार्श्विक का मतलब क्या होगा? पार्श्व का मतलब हो गया बगल से। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि दोनों बगल साइड से क्या निकलती है? हवा निकलती है। अर्ध स्वर की बात की जाए, यह और वह हो गई। मिश्रित स्वर की बात की जाए तो ये क्या हो गई? श्रेय हो गया। फिर आगे आता है गृहीत वर्ण आ, इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसको
विदेशी भाषा का स्वर भी कहा जाता है, इसे आगत स्वर भी कहा जाता है, इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। आगे बात की जाती है आगत वर्ण। आगत का मतलब आए हुए हैं, कौन सी भाषा से? अरबी से, फारसी से, उर्दू से, जो हमारी हिंदी में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? का पैर नुक्ता, ख पैर नुक्ता, घ पैर नुक्ता, जय पैर नुक्ता और फ पैर नुक्ता। ये हमारे क्या कहलाते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। तो इनका भी आपने याद रखना है। कौन कौन से हो गए? नुक्ता, नुक्ता वाले क, वैसे तो हिंदी में क्या होते हैं? का होते हैं, और ख, ये सब क्या होते हैं? बगैर नुक्ता के हैं। लेकिन अरबी और फारसी या उर्दू की जब बात की जाती है तो हिंदी में इनका हम इस प्रकार से नुक्ता के साथ अलग चिन्ह का प्रयोग करके दर्शाते हैं, और इनका उच्चारण में भी अंतर रहता है। कै बोल दिया और कै, अतिरिक्त बल दे करके इसको बोलना पड़ता है। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। अब बात की जाती है संस्कृत पाणिनि की जो व्याकरण लिखी हुई है, उसमें जब हम बात करते हैं भी सबसे पहले ध्वनि या कौन सा वर्ण अस्तित्व में आया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहले वर्ण की बात की जाए, जो पाणिनि जी की व्याकरण है उसी को हम आज तक आधार मानते हैं। तो उसमें क्या है, पाणिनि के साथ एक थोड़ी सी कहानी जुड़ी हुई है भी। सबसे पहला वर्ण कौन सा मानते हैं? हम ऊ की ध्वनि मानते हैं। ऊ की ध्वनि सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। तो ये हमारा हो गया पहला वर्ण। क्यों हो गया? क्योंकि पाणिनि जी के साथ की जो बात है कि प्रातःकालीन ऋषि मुनि उठते थे, तो उन्होंने एक बार मुर्गे की आवाज को सुना। किसकी आवाज को सुना? मुर्गे की आवाज को। वो किस प्रकार थी? इस आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया भी। कू बोलता है तो पहले छोटा ऊ और कू अस्तित्व में आया, बाद में वो लंबा खींच के ले जाता है, दीर्घ ले जाता है। तो ये मुर्गे की आवाज के आधार पर उन्होंने क्या किया? ऊ ध्वनि का जो था अस्तित्व में आई। सबसे पहली ध्वनि कौन सी आई? ऊ ध्वनि आई। तो ये हमारा क्या हो गया है? अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण शब्दों का। अभी कौन कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक छोटी सी बात रह जाती है भी। हमने एक लिखा था अंतस्थ, लिखा था अंतस्थ वर्ण या व्यंजन। कौन कौन से हैं? श, स और है। अब इन चारों का ही क्या है? उच्चारण स्थान अलग है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर ले किसका क्या है, किस प्रकार इनका उच्चारण करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख द्वार हो गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले श बोलते हैं। ये श, श, स है। हम जब यहां पर जो हमारा क्या है, यहां पर हमारे दांत होते हैं। अब यहां पर हमारी जीवा होती है लेटी हुई। जब हम श बोलते हैं तो श में हमारी जीभ कहां चली जाती है? तालू के ऊपर चली जाती है। तालू, ये हमारा स्थान कौन सा होता है? जो ऊपर का भाग होता है। जीवा यहां पर चली गई तो क्या बन गया? ये तालू। और यहां से उच्चारण किसका होता है? श का होता है, श। और जब हम अधिक जीवा मोड़ देते हैं श, श, तो जीभ हमारी कहां चली जाती है? यहां पर चली जाती है। यहां पर कौन सा भाग होता है? मूर्धा होता है। मूर्धन्य भी बोलते हैं। और मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? श का होता है। जब हम श बोलते हैं, श में जीभ थोड़ी मुड़ी हुई है, तालू के साथ टकरा रही है। और जब हम श बोलते हैं तो जीभ और मुड़ जाती है, अधिक सीटी सी बजती महसूस होती है। तो वो कहां चली जाती है? मूर्धा पे चली जाती है। यहां पर श का हो गया, ये तालू का हो गया। अब बोलते हैं स, स, स। स में हमारे जो यहां पर हमारे दांत और यहां पर हमारे मसूड़े होते हैं, जीवा यहां पर आ गई, इसको क्या बोला जाता है? वर्तस्य। किसका उच्चारण होता है? स। लेकिन पहले इसका उच्चारण क्या होता था? संस्कृत के उच्चारण क्या था? संस्कृत के अनुसार संस्कृत में क्या था? दंत था। लेकिन हिंदी में क्या हो गया है? वर्तस्य हो गया है, वर्तस्य। अब बात की जाती है। यहां पर हमारे
अलीजीवा है, क्या है, इसको काकल भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं अली जीवा। अली का मतलब क्या होता है, छोटी जीभ। छोटी जीभ का मतलब यहां पर जो हमारे है बोलते हैं, है, तो पहले हा बोलते थे, हा, अब है बोलते हैं। तो ये काकल्य भी है और अलीजीवा भी। यहां पर कंठ में जो हमारे इसके दो उच्चारण स्थान बोल देखते हैं, या तो काकल्य है या संस्कृत के अनुसार क्या है, कंठ है। और अगर बात की जाए हिंदी के अनुसार, ये किसके अनुसार है, संस्कृत के अनुसार। और ये दोनों किसके अनुसार हैं, हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार या तो काकल्य बोल सकते हैं, काकल भी बोल सकते हैं। काकल को क्या लिख सकते हैं, काकल या काकल्य। या फिर अली का मतलब छोटी जीभ। छोटी जीभ ये जो बीच में होती है, इसको बोलते हैं है। अब देखो, श बोलते हैं तो तालु से बोला जाता है। जब श बोलते हैं, स, श, स, तो ये अलग अलग प्रकार से चारों ही की चारों हैं। जब हमने संस्कृत में था तो दंत्य था, और उसके बाद हिंदी में क्या हो गया है, वर्तस्य हो गया है। ठीक है, और उसी प्रकार ये जो हमारे अलग अलग भाग हैं, काकल्य, काकल, अलीजीवा, संस्कृत में क्या है, कंठ है। एग्जाम में अगर कंठ ही दिया जाता तो कंठ है, अगर दोनों हैं काकल या कंठ है तो कौन सा सही रहेगा, काकल रहेगा। तो ये आपने परीक्षा की दृष्टि में ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए ही इसके उत्तर देने हैं। तो अब सिर्फ हमारा क्या बचता है, उच्चारण स्थान बचते हैं। अभी उच्चारण स्थान की बात की जाए तो संस्कृत के सूत्रों के आधार पर भी है और हिंदी के परिवर्तन के साथ भी है। तो हमने दोनों तरीकों से इस चीज को पढ़ लेना है। पहले संस्कृत के जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर, फिर हमारे हिंदी में जो पाठ बनते हैं उसके आधार पर भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे कुछ सूत्र लिख लेंगे। अगर सूत्र से आपको सही याद होता है तो आप सूत्र याद कर लेना, अगर सूत्र नहीं याद होता तो हम वर्ण और उनका उच्चारण स्थान लिखेंगे। आपके लिए जो अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहला संस्कृत का एक सूत्र आता है, कौन सा, अकुहु, विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम कंठ है, ये हमारा एक सूत्र है संस्कृत में। अब यहां पर जो लिखा जाएगा कु, चू, टू, तू, पू, इसका मतलब क्या होगा, कु का मतलब क्या होगा, कै वर्ग। कु का मतलब क्या होगा, जब हम लिखेंगे यहां पर कु, चू, टू, तू, पू, ये हमारे कुछ आएंगे। जैसे यहां पर कु आया, कु का मतलब क्या होगा, कै वर्ग होगा। चू का मतलब क्या होगा, चै वर्ग होगा। टू का मतलब तै वर्ग, तू का मतलब तै वर्ग, और पू का मतलब पै वर्ग होगा। ये हमारे इस प्रकार से होंगे। अब यहां पर हमने एक पहला सूत्र लिखा है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हो गए, ए में क्या आ जाएगा, ए और आ जाएगा। और कु का मतलब क्या हो जाएगा, कै वर्ग हो जाएगा। फिर हमारा विसर्ग, विसर्ग, ये सारे के सारे किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। लेकिन किस में, संस्कृत में। हिंदी में इनको क्या बोला जाएगा, कोमल तालु बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा, कोमल तालु। वो हम दोनों तरीकों से करेंगे। पहले सूत्र का अर्थ समझ लो, ए में क्या आ गया, ए और आ गया, और कु में कै वर्ग आ गया, और विसर्जनीय नाम का मतलब क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ये किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से। और ये हमारा पहला सूत्र हो गया। कंठ हमारा क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। और कौन कौन से हैं, ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग, ये हमारे किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से होते हैं। अब यहां पर बात करें, ये हमारा मुख द्वार हो गया। संस्कृत में यहां से उच्चारित होते थे कंठ। क, महसूस करो, क, ख, ग, घ, ङ। लेकिन अब क्या बोलते हैं, कै, ख, क नहीं बोलते, कै बोलते हैं, कै। तो अब यहां पर आ गया है, ये कौन सा हो गया, कोमल तालु, कोमल तालु। और संस्कृत में क्या था, कंठ था, और हिंदी में क्या है, कोमल तालु। अब ऑप्शन देख लेना, अगर संस्कृत धारित बना तो कंठ रहेगा,
अगर दोनों दे रखे हैं तो कोमल तालु रहेगा, अगर कोमल तालु दे रखा है तो कोमल तालु ही आपका सही रहेगा। मैंने उच्चारण करके बता दिया भी क और कै में अंतर है, तो कंठ भी रहेगा और कोमल तालु भी रहेगा। हिंदी में क्या रहेगा? कोमल तालु। ये हमारा कंठ और कोमल तालु में से आपने दोनों में से देख लेना कौन सा सही है। ये हमारा हो गया पहला सूत्र। इसके बाद बात करें दूसरे सूत्र की, बात की जाए ईचू यशा नाम। ईचू यशा नाम तालु। तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? तालव्य भी लिखते हैं इसको, तालु भी लिखते हैं। जैसे ई, च वर्ग और य और श, ये हमारे किससे उच्चारित होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। च वर्ग भी, ई और य और श नाम। तो तीसरा सूत्र हमारा क्या रहेगा? री टुर सा नाम। री टुर सा नाम मूर्धा। री टुर सा नाम मूर्धा। अब मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हो गए हैं? री है, ठीक, ट वर्ग है, री है और ट वर्ग है। उसके साथ साथ कौन सा हो गया? री है, ट वर्ग है, र हो गया और श हो गया। ये सारे के सारे किससे उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या आता है? लिरी तुलसा नाम। लिरी तुलसा नाम दंत। लिरी तुलसा नाम दंत। अब लिरी का दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? दांतों से जो स्पर्श से उच्चारित होते हैं। लिरी हमारा संस्कृत में ही प्रयोग होता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तुलसा नाम में त वर्ग, ल और स। अब बात की जाती है भी ल और स। त को हम लिखते हैं त, थ, द, ध और न। इनमें से अगर पूछा जाए दंत कौन सा नहीं है, इनमें से अगर पूछा जाए दंत कौन सा नहीं है, तो इसमें से ये वाला दंत नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत में था। लेकिन हिंदी में अब क्या हो गया है? 3 शब्द हैं जो वर्तस्य हैं, इसको नस्ल लिखा जाएगा, नस्ल। न, स, ल। ये पहले संस्कृत में क्या थे? संस्कृत में दंत थे। क्या थे? संस्कृत में दंत थे। लेकिन हिंदी में ये क्या हो गए हैं? तीनों के तीनों वर्तस्य हो गए हैं। अब पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है भी वो संस्कृत आधारित व्याकरण पे बनाता है या हिंदी के नए जो परिवर्तन हमारे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उदयनंद तिवारी जी की बात की जाए या बलदेव बिहारी जी की बात की जाए, तो वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे बड़े बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया है। पहले संस्कृत में दंत्य ही थे ये सारे के सारे, लेकिन अब की बात की जाए हिंदी में जो परिवर्तन के साथ बात की जाए तो नस्ल लिखा जाता है न, स, ल। ये तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? हिंदी में वर्तस्य हो गए हैं। अब ये जो मैंने 5 वर्ण लिखे हैं, अगर मैं इन्हीं में से पूछूं भी, अगर कोई हिंदी का जानकार है जिसने इस चीज का ज्ञान है भी ये अब वर्तस्य हो गए हैं, तो वो इस प्रकार प्रश्न दे करके पूछ सकता है, बताइए दंत्य कौन सा नहीं है। लगभग पुस्तकें क्या हैं? संस्कृत आधारित व्याकरण के ऊपर बनी हुई है, तो उसमें तो ये दंत्य ही है। लेकिन अगर ये परिवर्तन के साथ पूछा जाए तो इनमें से ये दंत्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है? वर्तस्य है। अगर बात की जाए संस्कृत आधारित में, तो वहां पर तो ये कौन सा ही रहेगा? दंत्य ही रहेगा। अब आपने देखना भी ऑप्शन में दंत्य और वर्तस्य दे रखा है तो वर्तस्य सही है। अगर वहां पर दे ही दंत्य रखा है, पेपर संस्कृत आधारित व्याकरण का ही बना है, तो आपका क्या रहेगा? ये दंत ही रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया है? दंत से उच्चारित होने वाले हो गए हैं। 5वां सूत्र की बात की जाए, उपुध्या नाम ओष्ठ।
ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, होठों से उच्चारित होने वाले कौन कौन से है? उ और ऊ। उसके बाद क्या है? पै वर्ग। ये किससे उच्चारित होते हैं? होठों से उच्चारित होते हैं। ये आपने याद रखना। ऊ या पै वर्ग, पै फै बै भै मैं बोलते हैं तो होठों का स्पर्श होता है, तो वहां पर ये आ जाएगा। ये हमारे हो गए हैं ओष्ठ से उच्चारित होने वाले। उसके बाद छठा सूत्र की बात की जाए, यम गण नम, नासिका। नासिका से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? कै वर्ग का पांचवा, चै वर्ग का पांचवा, और उसके बाद है टै वर्ग का पांचवा, फिर तै वर्ग का, और फिर मैं। ये पांचों के पांचों हमारे क्या हैं? नासिका से उच्चारित होते हैं। यम गण नम, जिस प्रकार से आपने याद करना पांचों। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है भाई, क्या है? यहां पर तो हमने पांचों वर्णों को क्या लिख दिया? नासिका, इनका एक प्रॉपर जगह बता दी भी, यहां से उच्चारित होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर कै वर्ग में भी आता है यही वर्ण, और चै वर्ग में ये आता है, टै वर्ग में ये आता है, और तै वर्ग में ये, और पै वर्ग में ये। अब यहां पर तो इनके कहां लिखे हुए हैं? इसमें कै वर्ग का कंठ लिखा हुआ है, इसमें तालु लिखा हुआ है, इसमें मूर्धा लिखा हुआ है, इसमें दंत, और इसमें ओष्ठ। अब पूछा जाता है, यहां पर मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कंठ वर्ण, कौन सा? पहला मैंने दे दिया, ठीक है, कंठ वर्ण कौन सा है? ये है। अगर मैं दे देता हूं कंठ वर्ण में भी, जैसे कंठ वर्ण के साथ भी ये है, और यहां पर तालु के साथ भी है, और यहां पर मूर्धा के साथ भी है, और यहां पर दंत के साथ भी है, और यहां पर इसके साथ भी है। ये अपने अपने वहां पर भी उच्चारित हो रहे हैं, और इनका एक प्रॉपर जगह भी दी गई है। तो सबसे पहले बात की जाती है भी इनमें कैसे अंतर लिखे, परीक्षा में आ जाए, कंठ वर्ण पूछा जाए। यहां पर मैं लिखता हूं कंठ वर्ण, तो कंठ वर्ण में, कंठ वर्ण यहां पर दे दिया, ये दे दिया अभी, यहां पे दे दिया कंठ, दूसरे में दे दिया तालु, तीसरे में दे दिया दंत, और चौथे में दे दिया कोई नहीं। ये है। ये किससे उच्चारित होता है? कंठ से, क्योंकि ये कंठ से होता है। अगर मैं यहां पे कंठ भी दे दिया, और यहां पे मैं दे देता हूं नासिका, अब आप बताइए कंठ होगा या नासिका होगा? अब क्या होगा? नासिका होगा, क्योंकि सूत्र के अनुसार ये पांचों के पांचों वर्ण किससे उच्चारित होते हैं? नासिका से उच्चारित होते हैं। अगर मैं यहां पे बदल देता हूं, यहां पर मैं इसी वर्ण को लिख करके कंठ भी दे दिया, नासिका भी दे दिया, और यहां पे लिख दिया उभो, तो क्या होगा? कंठ होगा या नासिका होगा या कौन सा होगा? फिर इसका होगा उभो। उभो का मतलब क्या होता है? दोनों। उभो का मतलब क्या हो गया? दोनों। उम्मीद है आपको ये अपने अपने वर्ग के साथ भी उच्चारित होना, और इनका प्रॉपर जो जगह का नाम दिया गया है उसके साथ भी उच्चारित होना, वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी, वहां पर नासिका देता है तो आपका क्या रहेगा? प्रॉपर नासिका ही रहेगा। अगर वो कंठ दे करके नासिका नहीं देता तो कंठ रहेगा। अगर दोनों दे करके उभो शब्द डाल देता है तो दोनों जगहों से ये उच्चारित होते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो हमारे लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।